सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम हाल ही में आए भारतीय केंद्रीय बजट की गहराई में उतरने वाले हैं। बिना किसी राजनैतिक चश्मे के बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से हम उन दावों, तर्कों और डेटा को डिकोड करेंगे जो इस बजट की चर्चा के केंद्र में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा को समझने के लिए हमने इसे 3 साफ सुथरे हिस्सों में बांटा है। पहला अच्छी बातें, दूसरा चिंताएं यानी द बैड, और तीसरा आगे का रास्ता। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाग 1 से, अच्छी बातें। देखिए, कोई भी बजट पूरी तरह से बुरा नहीं होता। इस विश्लेषण में भी 4 बहुत ही सॉलिड पॉजिटिव पॉइंट्स गिनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात, चुनाव सिर पर होने के बावजूद राज्यों को लुभाने के लिए कोई बेवजह की घोषणाएं नहीं की गई हैं। इस संयम की वाकई तारीफ होनी चाहिए। इसके अलावा करीब 3 करोड़ 20 लाख एनआरआई निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार के दरवाजे खोलना अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब इस पॉइंट पर जरा गौर कीजिएगा। एक तरफ सरकार ने डेरिवेटिव्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया है। इसका सीधा मकसद है सट्टेबाजी पर लगाम लगाना, जो कि एक बेहतरीन कदम है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव भी सामने आता है। तर्क ये है कि अगर घरेलू संपत्ति के निर्माण को सच में बढ़ावा देना है तो इक्विटी पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को पूरी तरह से जीरो कर देना चाहिए। है ना एक दिलचस्प विरोधाभास? और अब जरा इस नंबर को देखिए, 12 लाख करोड़ रुपए। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय का नया आंकड़ा है। सोचिए, 2018-19 में यह सिर्फ 3 लाख करोड़ था। इस छलांग की हर तरफ तारीफ हो रही है, क्योंकि जब देश में इतना भारी निवेश होता है तो उसका एक जबरदस्त मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब लंबे समय में इससे रोजगार भी बढ़ता है और विकास की रफ्तार भी तेज होती है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ मुड़ते हैं। भाग 2, चिंताएं। यहां बात मैक्रो इकोनॉमी की हो रही है और चिंता का सबसे बड़ा कारण है कर्ज मापने के फॉर्मूले में हुआ बदलाव। पहले नियम था कि नया कर्ज जीडीपी के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इसे बदलकर कुल कर्ज को जीडीपी के 50% पर कैप कर दिया गया है। ये थोड़ा अलार्मिंग है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर और हाईवे बॉन्ड्स जैसे कई ऑफ बैलेंस शीट खर्चे भी होते हैं जो कागजों पर सीधे नहीं दिखते। इसका सीधा सा मतलब है कि देश का असली कर्ज आधिकारिक 56% के आंकड़े से कहीं ज्यादा हो सकता है। और इन बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों के बीच आम नौकरी पेशा इंसान की हकीकत क्या है? शिक्षा, घर का किराया, खाने पीने का सामान, सब कुछ महंगा हो रहा है। महंगाई दर 6.8% पर बैठी है, लेकिन सैलरी में वो उछाल कहीं गायब है। और तो और स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी भी 75,000 रुपये पर अटका हुआ है। ये ठहराव साफ दिखाता है कि वेतनभोगी वर्ग पर आर्थिक दबाव किस कदर बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। क्या कभी सोचा था कि देश का मिडिल क्लास पूरी की पूरी कॉरपोरेट दुनिया से ज्यादा टैक्स भरेगा? पर्सनल इनकम टैक्स का कलेक्शन 11 लाख करोड़ को पार कर चुका है, जबकि कॉरपोरेट सेक्टर इतने भारी मुनाफे के बाद भी सिर्फ 9.8 लाख करोड़ टैक्स दे रहा है। ये सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ रहे भारी बोझ को दर्शाता है। अब हेल्थ केयर की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। दुनिया भर के बड़े देशों के मुकाबले भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.5% हिस्सा ही स्वास्थ्य पे खर्च कर रहा है। अमेरिका 18%, जर्मनी 13% और हम सिर्फ 1.5% पर हैं। नतीजा? सरकारी अस्पतालों की खस्ता हालत। और जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो प्राइवेट अस्पतालों के भारी भरकम बिल चुकाने में लाखों लोग रातों रात गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन समाधान क्या है? आइए देखते हैं भाग 3, आगे का रास्ता। ये आंकड़ा किसी को भी हैरान कर सकता है। देश में चल रहे कुल दीवानी मुकदमों में से 66% सिर्फ जमीन और जायदाद के विवाद हैं। इसीलिए विश्लेषण में पहला बड़ा समाधान ये दिया गया है कि पूरे देश के भूमि रिकॉर्ड्स को एक छेड़छाड़ मुक्त नेशनल ब्लॉकचेन रजिस्ट्री पर डाल दिया जाए। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो सालों साल चलने वाले कोर्ट के चक्कर खत्म हो जाएंगे और मिडिल क्लास की जो संपत्ति कानूनी दांवपेंच में फंसी है वो भी तुरंत मुक्त हो जाएगी। ये सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरा अहम सुझाव सीधे आम नौकरी पेशा लोगों की जेब से जुड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 8 सालों में रियल वेज यानी वास्तविक वेतन में 16% की गिरावट आई है। इसलिए एक इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट लाने की बात कही गई है। जैसे अमेरिका या बेल्जियम में होता है, वैसे ही भारत में भी सैलरी को अनिवार्य रूप से महंगाई के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि सैलरी क्लास को महंगाई की इस मार्क। तीसरा सुझाव केंद्र और राज्यों के रिश्तों को एक नया रूप देने की बात करता है।
फिलहाल केंद्र सरकार राज्यों को शर्तों के साथ लोन देती है, लेकिन प्रस्ताव यह है कि इसकी जगह मैचिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रांट दी जाए। आसान शब्दों में कहें तो राज्यों को सिर्फ कर्जदार बनाने के बजाय उन पर भरोसा किया जाए और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का असली भागीदार बनाया जाए। प्रतिबंध लगाना सुरक्षा नहीं है, विनियमन यानी रेगुलेशन ही असली सुरक्षा है। ये लाइन इस पूरी चर्चा के सबसे मजबूत तर्कों में से एक है। सुझाव यह है कि क्रिप्टो जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर बैन लगाने के बजाय उन्हें लीगल करके उन पर सख्त नियम लागू किए जाएं। इससे होगा ये कि जो लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपए का भारी व्यापार दुबई और सिंगापुर जैसे देशों में शिफ्ट हो गया है, वो वापस भारत आ सकेगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके खड़े होते हैं। क्या सच में ब्लॉकचेन रजिस्ट्री और महंगाई से जुड़ी सैलरी जैसे ये बड़े और ढांचाबद्ध बदलाव कागजी आर्थिक विकास और एक आम आदमी की रोजमर्रा की वित्तीय जद्दोजहद के बीच की इस गहरी खाई को पाट सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक दूर का सपना है? इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।